एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का एसएसटी इंडिया माय मदरलैंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करके समझाने वाली हूं, तो इसके लिए आप इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर इंटरनल क्वेश्चन आता है तो इस चैप्टर से बहुत सारे आपको इंटरनल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को अगर अच्छी लगेगी तो वो लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। इंडिया हमारी मदरलैंड यानी मातृभूमि है। इसे हम भारत भी कहते हैं और ये पूरे वर्ल्ड की जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उनमें से यहाँ की सिविलाइजेशन भी एक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। और वो कौन सी है, जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडिया एक विशाल देश है और इसका जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये एरिया के अकॉर्डिंग ये जो है वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है, यानी कि इससे बड़े 6 और देश हैं, उसके बाद इंडिया जो है 7th नंबर पे है। तो सबसे पहले है रशिया, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7th नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ये सभी मिलकर के एक अलग जोग्राफिकल यूनिट बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जोग्राफिकल। ये सारे देश कौन कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, जिसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक अलग ही संस्कृति है जो इसे एशिया से अलग करती है। एशिया से कौन अलग करता है? एशिया से जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो एशिया से, बाकी एशिया से इसको थोड़ा अलग करता है, इसलिए यहाँ पर एक अलग ही कल्चर देखने को मिलता है। इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र भारत में जो इन पॉपुलेशन थी, यहाँ की जनसंख्या थी, लोगों की कितने लोग हैं यहाँ पर, तो 1.36 बिलियन था 2019 में के अकॉर्डिंग। 2019 में जो काउंटिंग हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इतना थी, जो कि चाइना के बाद 2nd नंबर पे आती है। लेकिन अब इसका जो करेंट डेटा है उसको आप याद रखिए कि 2023 में जो काउंटिंग हुई उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो गई। चाइना को अब उसने पीछे कर दिया है। पहले सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड चाइना था, उसके बाद 2nd नंबर पे इंडिया था, लेकिन अब इंडिया फर्स्ट हो गया है और 2nd पे चाइना हो गया है। इंडिया हैज़ रिमार्केबल कल्चर। यहाँ का जो कल्चर है ना, ये रिमार्केबल है, मतलब इसको आप रिमार्क कर सकते हैं, उल्लेखनीय है। और इनकी विभिन्नता जो है वो देखने योग्य है कि यहाँ के जो इतनी ज़्यादा मतलब कि अलग अलग कल्चरों में जो विभिन्नता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशन हैं, यानी कि रीति रिवाज उनके जो हैं, परंपराएं हैं, वो सब अलग अलग है। इतने सारी जो रीजनल डाइवर्सिटी है, इन सब के बावजूद यहाँ पर एक अंडरलाइन यूनिटी यानी अंतर्निहित, यानी कि लोगों में अपने आप अंडरस्टैंडिंग, एकता देखने को मिलती है। जिससे ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो लोग हैं वो पूरे कंट्री में एक बहुत ही सामान्य तरीके से रहते हैं, उनमें किसी तरह का मतलब कि मतभेद नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सब रह रहे हैं। ओके, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ लोकेशन ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे इंडिया का लोकेशन, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। तो ग्लोब का जो आपने ये सब लाइनें हैं ये पहले ही पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये प्राइम मेरिडियन है जो रेड वाला जा रहा है, और जो 0 डिग्री पे है ये इक्वेटर है। तो इंडिया जो है जस्ट इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर में है। तो इक्वेटर से जस्ट ऊपर ये क्या हो गया? नॉर्थ साइड है, और इक्वेटर से नीचे वाला हो गया साउथ साइड। तो ये इंडिया कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर देखिए ये प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में है इंडिया। तो आइए इसको यहाँ पढ़ते हैं। तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और क्योंकि ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसके लगभग मिडिल से ही जाता है, जो इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। देखो ये जो है इक्वेटर, ये जा रहा है इक्वेटर, ये बिल्कुल इसको मिडिल से डिवाइड कर रहा है। द एरिया लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल इंडिया। जो देखिए ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नॉर्थ वाला साइड का जो इंडिया का पार्ट है उसे सब ट्रॉपिकल इंडिया कहा जाता है, और इसके साउथ वाले पार्ट को ट्रॉपिकल इंडिया कहा जाता है। बीइंग सिचुएटेड द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में सिचुएटेड होने के कारण ये कहाँ पे है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ बाउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द साउथ। साउथ में ये इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। द इंडियन पेनिनसुला लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया। जो इंडियन पेनिनसुला क्या होता है? जो ऐसा एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हो, सी हो उसके तीनों साइड। देखिए इंडिया है, इतना बड़ा एरिया है इसका, इसके 3 साइड समुद्र है, इसलिए इसे इंडियन
पेनिनसुला भी कहा जाता है। ये जो है वो इंडियन ओशियन के सेंटर में, इसके हेड पर सिचुएटेड है। टुवार्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट में जो है अरेबियन सी है और फिर इधर ये अरेबियन कंट्रीज़ है। ये जो लाइनें हैं ना, इसी को मैं समझा रही हूँ आपको यहाँ मैप में, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए जो इंडिया है इसके वेस्ट में अरेबियन सी है और उसके बाद यहाँ पे अरेबियन कंट्रीज़ हैं और ये पर्शियन गल्फ है। और फिर ईस्ट साइड में यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है और ये आपका है अरेबियन कंट्रीज़। और इधर जो ईस्टर्न पार्ट है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी ईस्ट वाला पार्ट है अरेबियन सी के बाद। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ डू यू नो में दिया गया है कि एक स्वेज कैनल, स्वेज नाम है कैनल का, जो कि इजिप्ट में है। ये 1869 में खोला गया, बनाया गया। मतलब इससे क्या हुआ, इंडिया से जो यूरोप जाने का जो डिस्टेंस था ना, उसमें 7000 किलोमीटर की कमी आ गई। पहले इतना ज़्यादा हमें जाने के लगता था। और इसने मेडिटेरियन सी और रेड सी के थ्रू जो है वो गल्फ ऑफ स्वेज को जोड़ दिया। किससे? रेड सी से मेडिटेरियन सी को। तो आइए इसको मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। तो देखिए पहले इंडिया से है, यहाँ पे इंडिया और ये है यूरोप। यहाँ जाने के लिए लोग जब शिप से जाते थे तो इतना लंबा डिस्टेंस यहाँ से कवर करके जाते थे। अब क्या हो गया, ये देखिए ये वाला एरिया आपका रेड सी है और यहाँ पे जो थोड़ा सा लैंड जुड़ा हुआ है, इसी को काट करके यहाँ पे स्वेज कैनल बना दिया गया और ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। तो अब इंडिया से लोग यहाँ से जाते हुए इस कैनल के थ्रू शिप से यहाँ से पहुँच जाते हैं और यूरोप जाना अब कम हो गया। 7000 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस में कमी आ गई। पहले कितना लंबा एरिया घूम के जाना पड़ता था। इस ज्योग्राफी में आपको जो है ना सारा मैप से समझ के पढ़ना होगा, तभी आपको चैप्टर समझ आएगा ये वाला। टुवार्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्ट के साइड बे ऑफ बंगाल के बाद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सभी। देखिए यहाँ पे मैप में इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इधर के जो कंट्रीज़ हैं इन्हें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है। ये रहा यहाँ पर है मलेशिया, ये वाला है इंडोनेशिया। तो पुराने समय में, इन एंशिएंट टाइम में, इंडिया का जो था नेवल पावर था वो बहुत अच्छा। नेवल पावर क्या है, शिप के थ्रू जो आने जाने का जो सुविधा थी उसकी बहुत अच्छी थी। इसलिए जो इसका ट्रेड रिलेशन था ना वो दोनों साइड की कंट्रीज से था। दोनों साइड यानी ईस्ट और वेस्ट, यानी कि इधर वेस्ट साइड में अरेबियन सी से होते हुए और इधर बे ऑफ बंगाल से इधर साइड होते हुए, तो दोनों साइड इसका जो है के कंट्रीज से इसका ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा था। हिंस द ओशियन इज नेम्ड एज इंडियन ओशियन, इसीलिए इसके जो नीचे जो ओशियन है इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा। आवर नेबर्स, अब अपने पड़ोसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया हैज़ 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड फ्रंटियर्स। लैंड फ्रंटियर्स मतलब जो इंडिया का मैप है देखिए यहाँ पर, तो जो लैंड वाला एरिया, ये जो उसकी बॉर्डर वाली एरिया है ना, ये सारा दूसरे देशों के साथ जो जुड़े हुए हैं, ये लैंड वाला टोटल जो एरिया है बॉर्डर, उसकी जो लेंथ है वो कितना है, वो है 15,106.7 किलोमीटर है। ये अपने बॉर्डर्स पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में और चाइना, नेपाल, भूटान को नॉर्थ में शेयर करता है। देखिए अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये थोड़ा सा यहाँ पे अफ़गानिस्तान से भी टच हो रहा है। तो ये पार्ट जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। और फिर इधर साइड नॉर्थ के साइड चाइना, नेपाल और भूटान, इन सब से अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। और ईस्ट में बांग्लादेश से इसका बॉर्डर शेयर करता है, जो कि 3 साइड से है। बांग्लादेश इन ईस्ट इज सराउंडेड बाय इंडियन बॉर्डर ऑन 3 साइड्स। म्यांमार शेयर्स इज बाउंड्री विद इंडियन स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार से, देखिए यहाँ पर ये बांग्लादेश से 3 साइड से है, इधर ये रन म्यांमार, तो नॉर्थ ईस्ट में हो गया, म्यांमार से इसका बॉर्डर शेयर करता है। और साउथ में इसका यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव्स हैं। श्रीलंका जो है वो पाक स्ट्रेट इसे कहा जाता है, इससे इंडिया से अलग होता है। इसे गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है, ये जो बीच का गैप है इसे गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। और इसे और पाक स्ट्रेट यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार से अलग होता है। अब इंडिया का एक्सटेंट देखते हैं कि इंडिया कितना कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इन लाइनों को मैं आपको, जो सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको आपको मैप में समझा के बताती हूँ। तो इंडिया एक विशाल देश है, इसका जो एक्सटेंट है वो देखिए ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। और ये आपका नॉर्थ से साउथ जो है इंडिया का मेन लैंड जो है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए 3214 किलोमीटर है मेन लैंड की। यहाँ से जो लद्दाख है यहाँ से लेकर के ये कन्याकुमारी तक, ये मेन लैंड है। बाकी इसके नीचे देखिए यहाँ पर आपका ये जो है ये इंदिरा पॉइंट है, एक ये जो आइलैंड ग्रुप है ये थोड़ा नीचे तक आ रहा है, लेकिन जो मेन लैंड है यहीं पर है।
यहाँ तक की लेंथ जो है आपकी है 3214 किलोमीटर है। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया का बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। देखिए लॉन्गिट्यूडनल कहाँ पर है, तो ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का। इस तरह से जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है ना वो कितना है 29 डिग्री। 29 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो डिफरेंस निकाल दिए माइनस करके इसको इसमें से, तो 29 डिग्री आता है। टोटल 29 डिग्री तक ये फैला हुआ है। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ कंट्री इज अबाउट, तो ईस्ट से यहाँ ईस्ट से वेस्ट तक का जो लेंथ है कंट्री का वो कितना है 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस है, लंबाई कितना है तो 3214 किलोमीटर। जो साउदर्न मोस्ट टिप है ना, सबसे साउथ का जो टिप है मेनलैंड का इंडिया का, वो क्या है कन्याकुमारी है, जिसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है। देखिए यहाँ मैप में, यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है और ये अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ये सभी क्या है इंडियन यूनियन का पार्ट हैं। और जो इंदिरा पॉइंट है ना वो सबसे साउथ का टिप है इंडियन टेरिटरी का, जो निकोबार आइलैंड में है। देखिए ये वाला है इंदिरा पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा साउथ का पॉइंट है जो निकोबार आइलैंड में स्थित है। सबसे पहले जो सनराइज़ है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश ये है तो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न जो पॉइंट है वो यहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे पहले सनराइज़ भी यहीं पे होता है। और उसके बाद जो है गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। कैसे? क्योंकि सनराइज़ यहाँ होता है, फिर सन जब धीरे धीरे अर्थ जो है सो घूमते घूमते जाता है तो इधर तक जब आता है तो यहाँ से इतना लंबा जो है डिस्टेंस कवर करने में 2 आवर का टाइम लगता है। तो अगर यहाँ पे सुबह 4 बजे सनराइज़ होता है तो गुजरात में सुबह में 6 बजे सनराइज़ होता है। और अगर यहाँ पर शाम को 5 बजे सनसेट होता है तो गुजरात में शाम को 7 बजे सनसेट होगा। इसके बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया था क्या, कि जो टाइम पर डिग्री किस तरह से लॉन्गिट्यूड में कैलकुलेट किया जाता है, कि पर डिग्री जो लॉन्गिट्यूड में है 4 मिनट के टाइम का डिफरेंस होता है। हर लॉन्गिट्यूड का अपना एक लोकल टाइम होता है, तो उसी तरह इंडिया ने भी अपना एक जो है वो लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट कर रखा है, कितना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है इसको इंडिया ने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का सिलेक्ट किया हुआ है, और यही इसका लोकल टाइम है। और इसको कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो पूरे देश में फॉलो किया जाता है। इट इज़ फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री एंड इज़ 5.5 आवर अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना उससे ये 5 आवर हाफ मिनट 30 मिनट्स का आगे है। जैसे कि अगर ग्रीनविच पे आपका दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में आपको शाम को के 5:30 बज रहे होंगे। तो जो ये प्राइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना वो देखिए लगभग इंडिया के इस एरिया से होते हुए पास हो रहा है। इसी को बीचों बीच लगभग है, ये इसी लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड टाइम जोन माना गया है और यही पूरे कंट्री में फॉलो होता है। लद्दाख, फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी, लद्दाख से कन्याकुमारी तक इंडिया एक्सपीरियंसेस वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल एटसेट्रा। देखिए लद्दाख से कन्याकुमारी तक इंडिया में बहुत सारे तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन और नेचुरल वेजिटेशन सॉइल देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए लद्दाख में क्या है, इधर के एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ गिरते हैं हमेशा, और जबकि इधर साउथ में क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये इक्वेटर से इसके जस्ट नीचे थोड़ा दूरी पर इक्वेटर है, तो इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इधर साइड जो है वो समुद्री इलाका है, तो इधर साइड जो है सो जो मौसम है वेदर है वो मॉडरेट रहता है, यानी कि ना तो गर्मी रहती है और ना ठंड रहती है, सालों भर एक जैसा नॉर्मल रहता है। और उसी तरह इस अलग अलग जगह की जो सॉइल टाइप है, वेजिटेशन है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। अब यहाँ पे डू यू नो में दिया गया है लार्ज पार्ट ऑफ इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड इन द सुनामी ऑफ 2004। तो ये देखिए जो इंदिरा पॉइंट है ना इसका एक बड़ा एरिया जो है वो 2004 में यहाँ एक सुनामी आई थी। सुनामी क्या होती है, तो सुनामी समुद्र में आने वाला एक तूफान है, तो उस तूफान में जो है ये इसका बहुत बड़ा एरिया जो है वो डूब गया था। लेकिन अब जो धीरे धीरे सी है, समुद्र है, वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है और ये अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ रहा है। द स्माइलिंग फेस ऑफ आवर कंट्री,
द सरफेस ऑफ इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स और रिलीफ फीचर्स। जो इंडिया का सरफेस है ना, उसका जो लैंडफॉर्म है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलती है, अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं। तो जो लैंड फीचर्स हैं उनको मेनली आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 3 मेजर लैंडफॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स। यहाँ पे टोटल आपको 5 देखने को मिलेगा, क्योंकि वो तो मेजर था, उसके आगे भी इसको और डिवाइड किया गया है। तो क्या क्या है, नॉर्थ में माउंटेन्स है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स है, प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन्स हैं और आइलैंड्स हैं। तो पहले हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना, ये लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है नॉर्दर्न बॉर्डर के रूप में, और ये सबसे यंग माउंटेन है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन द लेटेस्ट जियोलॉजिकल पीरियड। तो जियोलॉजिकल पीरियड जो है, ज्योग्राफी का जो डेट चलता है जिस तरह से, उसके अनुसार ये सबसे यंग माउंटेन है, सबसे बाद का बना हुआ है। और इसमें कुछ और भी माउंटेन रेंज है, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और हिमालयस। तो आइए मैप में आप यहाँ पर पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे डिटेल में इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लद्दाख से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, और ये किस तरह है, एक आर्क के जैसा है। जैसे आप मैथ में आपने आर्क के बारे में पढ़ा होगा ना, एक सर्कल है, सर्कल का जो एक कटा हुआ है ऐसा पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, हम आर्क कहते हैं। ये एक आर्क के शेप में है, और इसमें 3 माउंटेन रेंज है। 3 माउंटेन रेंज किस तरह से है, 1, 2 और 3। 3 में इसमें भी एक माउंटेन रेंज है ऐसे, फिर इसमें है एक माउंटेन रेंज, और यहाँ पे है एक माउंटेन रेंज। तो इस तरह से है। ये जो है सबसे बड़ा इसको कहा जाता है, इसको ग्रेट हिमालयस या फिर हिमाद्री भी कहा जाता है इसको। यहाँ पर जो है ये पूरे साल यहाँ पे ये बर्फ़ से ढका रहता है। और जो बीच वाला है इसे मिडिल हिमालय या हिमाचल रेंज कहा जाता है, और उसके बाद जो सबसे बाद का है उसे शिवालिक रेंज कहा जाता है। इसी में दून्स हैं, जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सभी इसी में हैं। और बहुत सारे जो हिल स्टेशंस हैं ना, वो इस मिडिल रेंज में हैं, जैसे कि शिमला है, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी कहाँ है, मिडिल वाले में हैं। इस तरह से ये 3 रेंज बने हुए हैं। और इन 3 रेंज के बाद, इस शिवालिक के जस्ट बाद फिर क्या है, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स है। शिवालिक के जस्ट बाद नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो कि पंजाब से लेकर के यहाँ असम तक फैला हुआ है। तो आइए अब इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। केटू पीक यानी कि काराकोरम जो है, काराकोरम जो पीक है वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट पीक है, और ये काराकोरम रेंज में है। और इसमें बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जिसमें कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है इंडिया का। हिमालय जो है एक आर्क शेप में नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है, एक बॉर्डर के जैसा। और इसका जो लेंथ है हिमालय का, वो लगभग 2500 किलोमीटर है। इसमें 3 पैरेलल रेंज डिस्टिंक्ट हैं। ये 3 पैरेलल रेंज आपको मैंने अभी बताया ना हिमालय में, कि ऐसे 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 करके 3 पैरेलल रेंज है हिमालय का। तो जो हिमालय मीन्स क्या होता है, एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ का घर। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है ना हिमालय का, इसे ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री कहा जाता है। जो नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि सबसे नॉर्थ वाला है, उसे ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसी में वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, जो कि परमानेंट स्नो से कवर रहता है। माउंट एवरेस्ट जो है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, कितना, 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये इसी रेंज में है, कहाँ पर, ग्रेट हिमालय में। और जो 2nd रेंज है ना हिमालय की, वो मिडिल हिमालय है, जिसे हिमाचल रेंज भी कहा जाता है। और ये अपने हिल स्टेशंस के लिए फेमस है, जैसे कि यहाँ पर शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी हैं। और जो साउदर्न मोस्ट रेंज है शिवालिक रेंज है, और ये फेमस है अपनी वैलीज़ के लिए। वैलीज़ यानी कि जिसे हिंदी में दून्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सभी। और पूर्वांचल जो है इसका ईस्टवार्ड यानी कि पूर्वी हिस्सा जो इसका है, ये माउंटेन इसका पूर्वी हिस्से तक फैला हुआ है। अभी आपको मैंने इस तरह मैप में समझाया था। अब उसके बाद क्या है, शिवालिक के बाद क्या आता है, नॉर्दर्न प्लेन्स आता है। तो जो साउथ है, शिवालिक के साउथ वाला एरिया है, वो है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि पंजाब से असम तक फैला हुआ है। ये बना हुआ है किससे, फाइन सिल्ट से बना हुआ है, जो कि नदियों के द्वारा हिमालय से लाया गया है नॉर्थ में। और प्लेट्यू इन साउथ में इसी से प्लेट्यू भी बना है। ये एक लो लाइंग फ्लैट है और एक यूनिफॉर्म लैंड है, यानी यूनिफॉर्म एकदम समतल है, प्लेन है। और यहाँ पर जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं, वो कई सारी नदियाँ यहाँ पर ये जो लो लाइंग लैंड है उसे बनाती हैं। जो रिवर सतलज है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है, तो जो कोई 2 बड़ी नदियाँ जहाँ आकर के मिलती है उसकी, जैसे कोई नदी आ रही है उसमें आकर के और भी कोई एक बड़ी नदी मिल गई, कई सारी नदियाँ इधर से मिल रही हैं, ये सारी इस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर हो गई, ठीक है। जो रिवर सतलज है ना, वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है इंडस सिस्टम की। और गंगा बेसिन जो है वो लार्जेस्ट बेसिन है इंडिया का, और यमुना रिवर इसका लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो कि इलाहाबाद में ज्वाइन होता है, जिसे संगम के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे मैप में आप समझिए इसको, ये देखिए ये इंडस रिवर है, ठीक है,
यहाँ से देखिए ये वाला आ रहा है इंडस रिवर, नहीं सॉरी ये वाला आ रहा है, ये वाला इंडस रिवर आ रहा है, और इधर से देखिए ये सतलज इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है जो सबसे लंबी है, ठीक है। उसी तरह से ये गंगा देखिए यहाँ पे आ रही है, और इधर से ये यमुना है, ये आकर के यहाँ पे ज्वाइन होती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, जहाँ पे ज्वाइन होती है ये इलाहाबाद है, और ये संगम कहा जाता है। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये एक बहुत ग्रेट डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा बनाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ है, देखिए इधर से ये गंगा नदी ये आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी ये आ रही, दोनों मिलकर के यहाँ पे ये डेल्टा बनाए हुए हैं। डेल्टा कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में है, ये डेल्टा बनाते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। कौन, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो है वो। और ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले बनाती हैं। तो ये डेल्टा क्या होता है, जैसे जब नदियाँ हैं ना ऊपर से जब आती हैं माउंटेन से, तो बहुत ही मतलब कि ऊंचाई से जब गिरती है ना, तो इनका पानी का जो स्पीड होता है ना बहुत तेज़ होता है, इसलिए बहुत तेज़। फिर धीरे धीरे इनके में जो बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह है, मिट्टी है, बालू है, ये सब इनके साथ में जो रहता है, इसी कारण से धीरे धीरे जब प्लेन्स में चलती हैं तो इनकी स्पीड फिर क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो लास्ट में जो समुद्र में जा कर के मिलती है, तो वहाँ पर ये क्या है, इनकी स्पीड कम होने के कारण से ये क्या है, कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से कई सारी पतली पतली धाराएं नदियाँ में पार्ट में ये डिवाइड होकर के जाके समुद्र में मिल जाती है। तो यही जो ये डिवाइड हो जाती है ना बहुत ज़्यादा पार्ट्स में, इसी को डेल्टा कहा जाता है। तो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बे ऑफ बंगाल में। दिस डेल्टा हैज़ ए ट्रायंगुलर शेप, इस डेल्टा का ट्रायंगुलर शेप है। इट इज़ लो लाइंग एरिया वेयर द मेजर रिवर्स आर स्प्लिट इनटू सेवरल चैनल्स। ये एक लो लाइंग एरिया होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती हैं। जो डेल्टा रीजन है नियर द सी इज कॉल्ड सुंदरबंस। तो ये जो डेल्टा वाला रीजन है उसे सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, उसे सुंदरबन कहा जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स हैव ऑल आइडियल कंडीशन टू अट्रैक्ट ह्यूमन सेटलमेंट। से नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, वो वहाँ पर रहने के लिए जो आइडियल कंडीशन है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, फर्टाइल मिट्टियाँ हैं, सॉइल फर्टाइल है, पानी की सुविधा है, गंगा नदी है, प्लेन है, वहाँ का जो है क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है, इसलिए यहाँ पर जो है लोगों के रहने के लिए यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये जो प्लेन है ना ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग पॉपुलेटेड एरिया होता है ये। नेक्स्ट हमारा डिज़र्ट। डिज़र्ट क्या है, रेगिस्तान वाला इलाका। जो थार डिज़र्ट है ना ये रॉकी है, यानी चट्टान है, इसमें सैंडी एरिया है, और ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है। वेस्ट राजस्थान के ये अरावली माउंटेन रेंज के वेस्ट साइड। तो अरावली माउंटेन रेंज कहाँ है, तो देखिए यहाँ मैप में समझिए आप, ये राजस्थान है, यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज है, इसके वेस्ट साइड इधर का जो एरिया है ये सब क्या है, डेजर्ट है। इट इज़ एन एरिड लैंड विद वेरी हाई टेम्परेचर। ये एरिड लैंड है, मतलब बंजर भूमि जो है, और सूखा मतलब कह सकते हैं वहाँ पर, और यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, और यहाँ पे एनुअल जो रेनफॉल होती है, बारिश जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ये इस डिजर्ट में कुछ स्कैंटी नेचुरल वेजिटेशन उगते हैं। स्कैंटी यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ जो है यहाँ पर उगती है, जैसे कि कैक्टस, एकेसिया, ये सभी यहाँ वेजिटेशन ही यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेट प्लेटू के बारे में। तो जैसे ही हम साउथ की ओर मूव करते हैं ग्रेट प्लेन्स के बाद, नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद, तो ये हमें प्लेटू देखने को मिलता है जो कि ट्रायंगुलर लैंडमास है। ट्रायंगुलर लैंडमास है किस तरह से, देखिए यहाँ मैप में देखिए, ये जो पिंक वाला एरिया है ये कैसा है, एक ट्रायंगल शेप में है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद क्या है, ये प्लेटू है। तो ये प्लेटू जो है ना, इसका देखिए यहाँ अरावली रेंज है, विंध्य रेंज है, ये सारा पार्ट जो है, इसका अपर पार्ट जो है इसे कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड, और इस पूरे एरिया को कहा जाता है ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटू। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज सेंट्रल हाइट। जो ये प्लेटू का नॉर्दर्न पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है, जहाँ पे अरावली माउंटेन्स हैं, विंध्य माउंटेन्स हैं, और कई सारे जो हैं छोटे छोटे जो प्लेटूज़ हैं ये वेस्ट से ईस्ट तक फैले हुए हैं। फिर यहाँ से उसके साउथ में क्या है, नर्मदा और ताप्ती रिवर है। विंध्य माउंटेन के साउथ में नर्मदा और तापी रिवर है, जो विंध्य के साउथ में है, जो वेस्टवार्ड यानी कि वेस्ट की साइड में बहती हैं और जाकर के अरेबियन सी में वो गिरती हैं। साउदर्न पार्ट जो है प्लेटू का, उसे दक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है, और इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है। और इसका वेस्ट घाट जो है वो अरेबियन सी के साइड है, और इसका ईस्ट घाट जो है वो बे ऑफ बंगाल की साइड है। और जो माउंटेन्स हैं और रिवर्स हैं ये इनको जगह जगह पे कट करते हैं, ये जो घाट हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट।
जो पूरा प्लेट्यू रीजन है वो मिनरल्स में रिच है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ मैप में समझाती हूँ। देखिए ये वाला हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट और ये वाला हो गया आपका ईस्टर्न कोस्ट। इसको पीछे के मैप में अच्छे से दिखाया हुआ है। देखिए ये जो लाइट ग्रीन वाला दिख रहा है ये वाला, ये सब। तो ये जो ईस्ट वाला पार्ट है ना ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है और वेस्ट वाला थोड़ा कम चौड़ा है, ठीक है। और ईस्ट वाले जो पूरा कोस्टल एरिया है ना इसको दो पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को हो गया, इधर नॉर्थ का जो पार्ट है इसे कहा जाता है नॉर्दर्न सरकार, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को कहता है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। उसी तरह से इधर का भी जो कोस्टल एरिया है इसको टू पार्ट में बांटा गया है। इधर हो गया कोंकण और इधर हो गया इसके इधर का नाम इधर हो गया मालाबार। तो इसको टू पार्ट में बांटा, तो यहाँ कोंकण, इधर का इधर मालाबार। इसको टू पार्ट में बांटे तो इधर से हो गया नॉर्दर्न सरकार और इधर का इधर हो गया कोरोमंडल कोस्ट। तो अब कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये ब्रॉडर है, चौड़ा है। कुछ नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले अपने मुहाने पर। इस प्रकार से जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो यहाँ के बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं और डेंसली पॉपुलेटेड हैं। नॉर्दर्न पार्ट जो है इस प्लेन का वो उसे नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, जबकि जो साउदर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको मैप में बताया। और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, वेस्ट साइड वाला जो है उस अरेबियन सी के साइड, ये थोड़ा नैरो है, सकरा है और अनइवन और रॉकी। अनइवन यानी उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, रॉकी चट्टान वाला, इस तरह का है वेस्ट साइड वाला। इसमें से कुछ छोटी नदियाँ भी निकलती हैं वेस्टर्न घाट में जो बहुत ही स्विफ्टली यानी तेज़ी से जाकर के गिरती हैं, क्योंकि ऊंचाई से गिरती है तो बहुत तेज़ी से चली जाती हैं। इसमें कुछ एस्चुरीज भी बनती हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है इस प्लेन का उसे कोंकण कहा जाता है और साउदर्न पार्ट को मालाबार कोस्ट कहा जाता है। अब आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो इंडिया के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, बे ऑफ बंगाल में है। इसके अपर पार्ट जो है वो क्या है, इसका जो ये क्या है, ये सबमर्ज्ड हिल्स यानी कि जो समुद्र में डूबे हुए जो हिल्स है ना उसी का जो अपर पार्ट जो बाहर बाहर निकला हुआ है ना वही क्या है, आइलैंड्स हैं। दे आर लार्ज इन साइज, ये साइज़ में बड़े हैं और इनमें से कुछ जो है वॉल्केनिक ओरिजिन है, यानी इनमें से कुछ पर जो है वॉल्केनिक भी ओरिजिन हुए थे कभी और कुछ पे अभी भी ओरिजिन होते हैं। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो केरल के सी कोस्ट के बाद अरेबियन सी में है। जैसे देखें यहाँ पर ये केरल है, इसके इधर साइड यहाँ पे लक्षद्वीप है और इधर ये अंडमान निकोबार है। तो ये अंडमान निकोबारी जो आइलैंड्स है ना ये क्या है, समुद्र में जो डूबे हुए हैं पहाड़ हिल्स छोटे छोटे, वो जैसे कि यहाँ तक पानी है तो ये हो गया क्या, आइलैंड, इस तरह से निकला हुआ। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत छोटे हैं। कौन, लक्षद्वीप आइलैंड्स। दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय कोरल पॉलिप्स, ये कोरल पॉलिप्स से बने हुए हैं। द वेरिड लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इस तरह से जो इंडिया के अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक दूसरे के साथ मतलब इसको एक कंट्री बनाते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना वो वाटर का मेजर सोर्स है। नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या है, आइस है बहुत ज़्यादा जमा हुआ, हमेशा वहाँ स्नोफॉल होता है, तो वो जो आइस है वो पिघल करके पानी बन करके आता है, फॉर्म ए लॉन्ग वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर। और उसके बाद जो इस तरह का आर्क शेप में जो माउंटेन है ना हिमालय, वो क्या है, वो वहाँ पर एक बॉर्डर के रूप में भी हमारे देश की सुरक्षा करता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स प्रोवाइड फूड टू लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराती है और जो प्लेट्यू है वो मिनरल्स में रिच है। अब हम इसका पॉलिटिकल डिवीज़न देखते हैं इंडिया का। तो इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री हैज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट। तो इंडिया की एक बहुत बड़ा कंट्री है इसलिए ये 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइडेड है। और जो तेलंगाना है ना वो 28th स्टेट है, तो सबसे यंगेस्ट स्टेट है इंडिया का, जो कि सबसे बाद में बना है कब, 2 जून 2014 को बना है। जो इंडिया के जो स्टेट है ना वो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं मेनली बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बने हैं कि इधर के लोग अगर बंगाली बोलते हैं ये वेस्ट बंगाल हो गया, और इधर कैसे लोग पंजाबी हैं, पंजाबी भाषा बोलते हैं, पंजाबी लैंग्वेज तो पंजाब हो गया। तो इस तरह से लैंग्वेज के बेस पर ये स्टेट बनाए गए हैं। तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप को आप देखें जो कि आगे के पेज में दिया हुआ है, और उसमें जो स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उनकी कैपिटल्स को लिखें।
इंडिया एक फास्ट डेवलपिंग नेशन है, मैंने बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है। और जो इंडिया के लोग हैं ना, वो बहुत ही टॉलरेंस मतलब कि सहन शक्ति वाले सहनशील हैं, और ब्रदरहुड यानी कि उनमें भाईचारे की भावना है। द पार्सली इनक्लोज्ड कैरेक्टर ऑफ इंडिया हैज़ हेल्प्ड इन स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। तो इस तरह से जो इंडिया पार्शली थोड़ा इनक्लोज्ड है एशिया से, इधर हिमालय रेंज से, इस तरह से ये क्या होता है कि डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है उसको स्ट्रेंथनिंग देता है, उसको मजबूती देता है, में देने में हेल्प करता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया है। अब यहाँ डू यू नो में कुछ बताया गया है, देखिए राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट कौन है, राजस्थान है, और सबसे छोटा स्टेट गोवा है साइज में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।